नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इबिल मैथ्स पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस, जो कि आपके आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स के लिए सीएसआईआर, नेट, एनबीएचएमटी, आईएफआर, गेट, जो भी इस मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए है। तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिस ऑफ थ्योरी पे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक क्वेश्चंस दिया था जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और अब आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। कुछ जिसको नहीं समझ में आया वो इसको समझ ले अच्छे से, और जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फॉर अ सेट एक्स, आपको एक सेट एक्स दिया गया है। लेट पी ऑफ एक्स एक पावर सेट ऑफ एक्स लिया गया है जो कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स है। तो जितने भी सेट हैं, सबसेट्स हैं किसी उस सेट के, उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लिया गया ऑफ एक्स। लेट रो ऑफ एक्स बी द सेट ऑफ द ऑल फंक्शन। यहाँ पे रो ऑफ एक्स क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी का कलेक्शन लिया गया, जो कि इस तरह से डिफाइन है यक्स टू जीरो टू वन। तो यक्स से कहाँ पे डिफाइन है? जीरो से वन पे डिफाइन है। तो देन आपको ऑप्शन दिया गया है, इफ एक्स इज अ फाइनाइट देन पी ऑफ एक्स इज अ फाइनाइट। अगर आपका यक्स फाइनाइट है तो पी ऑफ एक्स भी फाइनाइट होगा। इफ एक्स एंड वाई, यक्स और वाई आर द फाइनाइट सेट, दोनों अगर फाइनाइट सेट हैं, एंड इफ देयर इज अ वन वन करेस्पॉन्डेंस, अगर इनके बीच में वन वन करेस्पॉन्डेंस है बिटवीन पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई, देन देयर इज अ वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इनके यक्स और वाई के बीच में भी वन वन करेस्पॉन्डेंस होगा। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, देयर इज नो वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड पावर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोई भी वन वन करेस्पॉन्डेंस नहीं होगा यक्स और सेट और पावर सेट के बीच में, मतलब एक्स एंड पी ऑफ एक्स के बीच में। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है, देयर इज अ वन देयर इज अ वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स दिया गया है। रो ऑफ एक्स आपका ऑल ऑल मतलब सेट ऑफ द ऑल फंक्शंस है। क्या है? सेट ऑफ द ऑल फंक्शन। सेट ऑफ ऑल फंक्शन से पावर सेट के बीच में आपको वन वन करेस्पॉन्डेंस होने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत हम इसको देखो, आप इसको सॉल्व पर्टिकुलर भी कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन बेसिस पे, या हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी ऑप्शन से सॉल्व करने। ऑप्शन से सॉल्व करने से बेनिफिट क्या है कि जल्दी डिस्कार्ड हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से हमको पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसका। ऑप्शन वाइज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, सोल्यूशन। पहले ऑप्शन के लिए बात करें तो पहले ऑप्शन में क्या बोला गया? इफ एक्स इज फाइनाइट, मतलब हम मान लेते हैं एक्स इज फाइनाइट। एक्स इज फाइनाइट। अगर यक्स फाइनाइट है तो इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। किसके लिए? फॉर सम एन, फॉर सम एन, क्या लिखा है वैसे? सम एन इन नेचुरल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट पावर सेट ऑफ यक्स, पावर सेट ऑफ यक्स की कार्डिनलिटी जो बनेगी क्या बनेगी? टू की पावर एन बन जाएगी। ठीक है, और टू की पावर एन बन जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? पी ऑफ यक्स इज फाइनाइट। ये क्या हो गया? इज फाइनाइट। यक्स अगर फाइनाइट हुआ तो पी ऑफ एक्स क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमको क्या दिया गया है? यक्स एंड वाई आर द फाइनाइट। यक्स और वाई दोनों के दोनों आपस में क्या है? फाइनाइट है। तो ठीक है, फाइनाइट है, बट दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं। और एक चीज और दिया गया, इफ देर इज अ वन वन करेस्पॉन्डेंस बिटवीन पी ऑफ एक्स एंड पी ऑफ वाई, इन दोनों के बीच में वन वन करेस्पॉन्डेंस है, तो हम मान लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ वाई। दोनों क्या है? बोथ फाइनाइट। दोनों क्या है? फाइनाइट है, बोथ फाइनाइट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाई दैट पावर ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी लेस और इक्वल टू होगी पावर ऑफ वाई की पावर ऑफ वाई की कार्डिनलिटी के। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा? दिस इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप, देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप।
सिंपल सी बात है, क्या रिप्रेजेंट करेगा? वन वन मैप किस कहाँ से? पी ऑफ यक्स टू पी ऑफ वाई के लिए, पी ऑफ यक्स से पी ऑफ वाई के लिए। सिंपल सी बात है, क्या यक्स और वाई अगर दोनों फाइनाइट हैं, देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ वाई। क्या पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ वाई क्या हो जाएगा? एक वन वन मैप हो जाएगा। चलिए सी के लिए बात करते हैं। सी के लिए कंडीशन क्या है? हमको क्या दिया? फ्रॉम यक्स टू पी ऑफ एक्स में क्या वो वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं है, तो यक्स टू पी ऑफ एक्स, तो फ्रॉम यक्स टू पी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट, हम मान लेते यक्स टू पी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एन वन वन मैप, वन वन मैप हम मान लेते हैं वन वन मैप है। फ्रॉम पी ऑफ एक्स टू यक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यक्स से पी ऑफ यक्स में वन वन मैप तो होगा, बट पी ऑफ यक्स टू यक्स में आपका वन वन मैप आपको मिलेगा, वन न मैप। क्या ऐसा पॉसिबल है? वन वन मैप मिल पाएगा? नहीं, कंडीशंस है ऐसी, नहीं हो पाएगा। पी ऑफ एक्स टू एक्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट वन वन मैप, यहाँ पे कोई भी वन वन मैप नहीं एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या हुआ? यक्स टू पी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट एन वन वन मैप, आपका क्या है? यक्स टू पी ऑफ एक्स क्या करेगा? वन वन मैप करेगा। देयर इज अ नो वन वन करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे बोला गया नो वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन यक्स यक्स एंड पी ऑफ एक्स। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन हमको क्या दिया गया? देयर इज अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। तो वन वन करस्पॉन्डेंस है, मतलब रो ऑफ एक्स सिमिलर है किसके? पी ऑफ एक्स के। रो ऑफ एक्स सिमिलर है पी ऑफ एक्स के, अगर वन वन करस्पॉन्डेंस है, यही तो दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। वन वन करस्पॉन्डेंस रो ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। देखो अब आपको हमने चारों ऑप्शन एकदम बिखेर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको सोचना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोला? इफ एक्स इज फाइनाइट, ठीक है, हमने एक्स को फाइनाइट मान लिया। देन पी ऑफ एक्स इज फाइनाइट, हमको पी ऑफ एक्स इज फाइनाइट मिल गया, मतलब पहला ऑप्शन सही। क्लियर? तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब दूसरा क्या बोला गया? इफ एक्स एंड वाई आर द फाइनाइट सेट, एक्स और वाई आपस में क्या है? फाइनाइट है। हमने कार्डिनलिटी ऑफ एक्स लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ वाई बोथ आर फाइनाइट मान लिया। अगर ये फाइनाइट है तो इनका पावर सेट में सेम रिलेशन क्रिएट होगा। देयर इज अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन पी ऑफ एक्स एंड देन देयर इज अ वन वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन एक्स एंड वाई, तो देयर एग्जिस्ट अ वन वन मैप पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ वाई। पी ऑफ एक्स से पी ऑफ वाई में क्या है? वन वन मैप है। क्लियर? तो क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा? पता है भाई, क्या आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा? डन हो जाएगा। ठीक, सी वाले पे आइए। फ्रॉम एक्स टू पी ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट वन वन मैप पी ऑफ एक्स टू डज नॉट वन वन। अब देखो थर्ड क्या बोला गया? देयर इज अ नो वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड पी ऑफ एक्स। यहाँ पे कोई भी वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं है, मतलब सी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, सी वाला गलत हो गया, क्योंकि वन वन करस्पॉन्डेंस हो रहा है। कहाँ से? एक्स टू पी ऑफ एक्स पे वन वन करस्पॉन्डेंस हो रहा है, पी ऑफ एक्स टू एक्स पे वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं हो रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका छूट गया। डी वाला ऑप्शन भी आपका सही हो, मतलब कौन सा सही हुआ? ए बी डी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए बी डी आपका ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? टिक कर लो भाई, स्क्रॉल स्क्रॉल ऊपर चला गया है, आप लोग अपनी कॉपी में टिक कर लो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो अभी तक तो हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा। सेट रिलेशन फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के किए, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे जा चुके हैं इनके बेसिस पे। बट और आगे और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट वहाँ पे कुछ और फंक्शंस का इन्वॉल्वेशन है और भी चीजों का इन्वॉल्वेशन है, तो हम पहले उन फंक्शंस के बारे में, और भी कुछ अदर फंक्शंस हैं उनको हम पहले से और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन है? ठीक है। अब हम फिर से पढ़ने वाले हैं कुछ अदर फंक्शंस जिनको हमको और डिस्कस करना है।
some another functions, some another functions, some another functions, कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारा है रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई सेट हो, कोई सेट क्या हो, कोई सेट एक्स ले लिया हमने, कोई सेट जो कि नॉन एम्पटी हो, और ये कहां से, यक्स से आर पर डिफाइन हो, यक्स से आर पर डिफाइन हो, तो रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन, क्या बोला, फंक्शन ऑन एक्स बोला जाएगा। कौन सी कंडीशन पे? यक्स के जितने भी एलिमेंट, मान लो यक्स इन एक्स, जितने भी एलिमेंट होंगे, फॉर ईच एक्स इन एक्स, जितने भी एलिमेंट एक्स इन एक्स के हैं, एफ इमेज, एफ इमेज, इनकी जो एफ इमेज है, जो कि एफ ऑफ एक्स से डिनोटेड की जाती है, ये क्या मिले आपको, रियल मिल जाए। आपको क्या मिल रहा हो, रियल मिल रहा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। दैट मीन्स आपके डोमेन का जितना भी आपको मैप में एफ इमेज मिले, डोमेन के जितने भी एलिमेंट का, वो सबके सब क्या हो, रियल नंबर्स हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक, चलो भाई, चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। मिट जा भाई, मिट जा जल्दी से। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। मान लेते हैं, लेट यक्स बी एन नॉन एम्पटी सेट, बी अ नॉन एम्पटी सेट, अ फंक्शन, अ फंक्शन। देखो भाई, जो आपके डोमेन के पीछे, मतलब मेरे पीछे चली जा रही हो लिखावट, उसको आप थोड़ा सा सुनते रहिए, ध्यान देते रहिएगा, उससे लिख लीजिएगा। लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी सेट, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू आर, कोई फंक्शन एक्स से आर पे है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एक्स, फॉर ईच, for each x in x, the image, sorry, the f image denoted by f of x is a real number, रियल नंबर। यही चीज अभी मैंने बताया कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्पटी, कोई सेट एक्स मान लेते हैं जो कि नॉन एम्पटी है, किस पे डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर के सेट पे डिफाइन हो रहा है, क्या रियल वैल्यूड फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे ऑन यक्स, किस पर, यक्स के लिए। कौन सी कंडीशन, जब जितने भी यक्स के एलिमेंट हैं, उनका जितना भी एफ इमेज आपको मिल रहा हो, सबका सब क्या हो रहा हो, रियल नंबर मिल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल आपका, जैसे हमने ले लिया अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ ऑफ सी टू आर, सी टू आर, डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई एफ ऑफ जेड टू मॉड जेड, जहां पे जेड किससे बिलोंग करता है, सी से बिलोंग करता है, इज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्यों रियल वैल्यूड फंक्शन है? अब देखो, आपका जो डोमेन है, ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। डोमेन आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। डोमेन के जितने भी एलिमेंट है, इनका जो इमेज बनेगा सब किस पे आके बन रहा है? आर पे बन रहा है, रियल नंबर पे बन रहा है। जब आप जेड इज इक्वल टू आपको क्या दिया? मॉड जेड दिया गया, मतलब क्या हुआ? ये सभी के सभी क्या पॉजिटिव टर्म आपको देते जाएंगे। तो वो भी कहाँ से? रियल पे। दैट मीन्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स किस पे मैप करिए? आर पे। मतलब हर एलिमेंट का, कॉम्प्लेक्स के जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज कहाँ मिलेगा? रियल के सेट पे मिलेगा। मतलब रियल इमेज मिलेगी, और रियल इमेज मिलेगी तो इसका मतलब क्या? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। क्लियर है बातें समझ में आई? ठीक। चलिए, सेकंड, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट तो इन्वॉल्व होना है। ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है कि जहां पे कोई सेट लिया जाए, कोई सेट हमने, या एक्स डी जो भी मान लो, या जिसको डोमेन आप मान सकते हो, डी मान लेते चलो। डी लिया जाए, जो कहाँ पे मैप कर रहा हो? आर पे मैप कर रहा हो। जो कहाँ पे मैप कर रहा है? आर पे मैप कर रहा है। बट उसका जो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और एक्स जहां पर कहाँ कहाँ से हो? डी से बिलोंग कर रहा हो। कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? डी से बिलोंग कर रहा हो। डन। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन आपके बनते हैं, ऐसी कंडीशन की जो फंक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर है बातें समझ में आई? ठीक है। चलिए, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन। डेफिनेशन। चलो लेट कर लेते हैं। लेट डी बोला था, डी ही मान लेते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स इन आर, एक्स इन आर, सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, सच दैट एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ डी टू आर। हमने डी को कुछ इस तरह से सेट लिया जो कि एक्स आर से बिलोंग करेगा, जो कि जीरो से बड़ा या बराबर होगा। और फंक्शन एफ ऑफ डी टू आर डिफाइंड है, डिफाइंड बाई, is defined by, is defined by f of x is equal to under root x, x in r, सॉरी r कहां से? d, डोमेन से बिलोंग करेगा ना x। किसे? d, x बिलोंग टू d। द रेंज ऑफ f, रेंज भी लिख देते हैं आपको, रेंज ऑफ f इज, क्या हो जाएगा? रेंज x किस में बिलोंग करेगा? r में बिलोंग करेगा। पूरा का पूरा रेंज किस में बिलोंग करेगा? r में बिलोंग करेगा। कौन सी कंडीशन के साथ? x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो पे। f इज कॉल्ड, f इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं? स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? हमने क्या किया? कोई डी मान लिया, कोई सेट हमने क्या मान लिया? डी मान लिया, जो कि यक्स आर में है, यक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो के। एक फंक्शन डिफाइन किया गया, एफ ऑफ डी टू आर। कहाँ से? डी से आर में डिफाइन किया गया। बट डिफाइन कैसे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया गया। कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, जहां पे एक्स किससे बिलोंग करेगा? डी से बिलोंग करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो भी फंक्शन बनेंगे वो क्या होंगे? स्क्वायर रूट फंक्शन बनेंगे। कौन से फंक्शन बनेंगे? स्क्वायर रूट फंक्शन बनेंगे। ठीक है। इनका जो रेंज होता है, यक्स इन आर, पूरे के पूरे रियल नंबर सेट पे होगा, यक्स ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो के लिए। डन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। डन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा क्या है? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड फंक्शन क्या हुआ भाई? थर्ड आपका क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या? एब्सोल्यूट
वैल्यू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि कोई हमने आर से आर पे एक सेट ले लिया, ये आर से आर पे डिफाइन होता है। चलो हम लिख के तब समझाते हैं, डेफिनेशन इसको डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। लेट एफ ऑफ आर टू आर, हमने एक फंक्शन लिया जो आर से आर पर डिफाइन है, बी डिफाइंड बाई बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस तरह डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, जहां पे यक्स कहां से बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। एक्स कहां से बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशंस के जितने भी सेट होते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस कहलाते हैं। अगर इनके रेंज की बात करें तो द रेंज ऑफ द फंक्शन द रेंज ऑफ द फंक्शन इज रेंज ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग टू r x बिलोंग टू r। कौन सी कंडीशन में x ग्रेटर और इक्वल टू 0? x बिलोंग टू r, x ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर? अगर बात करें हम इक्विवेलेंटली, अगर कुछ लिखना चाहें, इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस दैट f इज इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस एज इसको अगर हम और तरीके से एक्सप्रेस करना चाहे इक्विवेलेंटली इसी के, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यक्स। कौन सी कंडीशन में? जब यक्स ग्रेटर देन 0 होगा। इज इक्वल टू 0 जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स आपका क्या होगा? 0 माइनस में होगा, मतलब 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जो बनेगी तो एफ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। एफ इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर से आर पे डिफाइन होगा, ठीक है, और फंक्शन किस तरह डिफाइन होगा? मॉड एक्स के फॉर्म में। मॉड एक्स के फॉर्म में डिफाइन होगा, जो कि जहां पे एक्स के सारे एलिमेंट कहां से होंगे? आर से होंगे। तो इनको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। अगर यक्स इसमें आपका 0 से ग्रेटर हुआ तो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यक्स ही मिल जाएगा। दैट मीन्स एज अ कांस्टेंट फंक्शन काम करेगा। अगर यक्स इक्वल टू 0 मिला तो 0 मिल जाएगा, तब भी कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अगर यक्स लेस देन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? माइनस यक्स आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस एक्स मिलेगा। दैट मीन्स अगर यक्स लेस देन 0 हो गया, मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स आप पुट करोगे, आपको मिलेगा माइनस एक्स। दैट मीन्स आपका ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे हम ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देन कांस्टेंट फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू से। अगला फंक्शन हमारा आता है सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है? यह भी एक आर से आर पे डिफाइन है। लेट एफ ऑफ आर टू आर, हमने एक फंक्शन लिया जो आर से आर पे डिफाइन है। बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, जहां पे एक्स इन आर, जहां पे एक्स कहां से बिलोंग करेगी? आर से बिलोंग करेगी। और जहां और सिग्नम एक्स का एक्स इज इक्वल टू होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स।
सिग्नम एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। किसके लिए, जहां पे कंडीशन है एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का, जहां पे एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो का। और सिग्नम एक्स इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन कब होती है, जब ये एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन बनते हैं उनको हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, कौन सी कंडीशन में, जब एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और जिस वक्त एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा उस वक्त सिग्नम एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिग्नम एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्या दिया, मॉड एक्स अपॉन यक्स दिया। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन हो जाती है कि यक्स जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यक्स क्या होता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, यक्स जीरो से छोटा भी हो सकता है। यक्स इक्वल टू जीरो के लिए तो बात कर ली गई, बट यक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मॉड एक्स अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो मॉड एक्स अपॉन एक्स आएगा। तो मॉड एक्स अपॉन एक्स की कंडीशन में दोनों कंडीशन है ना, तो आपका क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वी कैन एक्सप्रेस एज, या रेंज बता दें इसका, रेंज की जरूरत है, लिख लेते हैं। द रेंज ऑफ एफ, द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज द फाइनाइट सेट, इज द फाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है जो कि क्या होता है, माइनस वन, जीरो और वन, यही इसका क्या होता है, रेंज होता है। एफ इज इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस एज, एफ इज इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस एज, एक्सप्रेस एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो क्या है, ये सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स है। और सिग्नम एक्स अगर है तो सिग्नम एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स है। तो जिसके पास दो शर्त क्रिएट हो रही, एक तो जीरो से बड़ा, एक तो जीरो से छोटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या, सिग्नम एक्स से। अगर सिग्नम एक्स को डिफाइन किया तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो वन मिलेगा। अगर क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन क्या हुआ, जीरो, अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम सेम डिजिट हो जाएंगे। एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। जीरो हमको मिलेगा जब हमारा एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, माइनस वन हमको कब मिल जाएगा, जब हमारा यक्स लेस देन जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये तो आपको पॉजिटिव दे देगा बट यहाँ से आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग क्या मिल गया, वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे, माइनस वन एक्स लेस देन जीरो पर आपको क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे एफ इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, एफ इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। बात समझ में आई? अगर इसके ग्राफिकल अप्रोच की बात करें तो ध्यान से समझो। देखो हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। ठीक है, हम यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, पे वन, यहाँ पे टू ले लेते हैं, यहाँ पे वन ले लेते हैं, यहाँ पे टू ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें सिग्नम फंक्शन क्या है, क्या बोला गया, एफ ऑफ एक्स की कंडीशन में क्या बोला गया, वन एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, माइनस वन एक्स लेस देन जीरो पर। ठीक है, तो अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो हुआ तो सिग्नम फंक्शन तो यही पॉइंट पे रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, जीरो जीरो हो गया। ठीक, अब अगर कोई पूछे, अगर वन की बात करें तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन, यही है एक्स इज इक्वल टू वन, ये रहा एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन तक आपको क्या मिल, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन नहीं बोल रहे, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमको क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हमको वन मिल रहा है, तो दैट मीन्स अभी तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ये जो हमने वन टू वन है इसको छोड़ देते हैं। कोई लाइन ही गायब हो गई भाई।
बन जाएगा एक लाइन। ठीक, तो यक्स ग्रेटर देन के लिए आपका एक कुछ इस तरह से सिग्नम बनेगा, यक्स लेस देन के लिए आपका कुछ इधर बनेगा इस तरह ए, यहाँ पर ये और ये। ठीक है, इस सिग्नम का ग्राफ होता है सिग्नम फंक्शन का। तो ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे बनेगा, लेस देन के लिए आपका ओरिजिन के लिए यहाँ पे बन गया। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सॉरी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है? ठीक, अगला फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगला फंक्शन हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लेट कोई फंक्शन हमने ले लिया आर से आर पे, आर से आर पे क्या लिया, कोई फंक्शन ले लिया, बी डिफाइंड, बी डिफाइंड जो कि डिफाइन कैसा है, बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स। और यक्स कहां से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो फंक्शन फॉर्म हुआ इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या, लेट एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ आर टू आर, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे एक मैपिंग है, जो कि डिफाइन कुछ इस तरह से की गई बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात की जा रही है, जहां पे यक्स कहां से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। इसी को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बट एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स लिखा गया है, इसका मीनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता है कि मतलब जो आपको नंबर दिया गया, 2 4 6 आपके दिए गए उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर को चूज करना, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होता, ग्रेटर देन यक्स होता है ना। देयर ग्रेटेस्ट एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, नॉट अ ग्रेटर देन एक्स। ये ग्रेटर देन एक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हम क्या करें, ग्रेटर देन एक्स की बात कर रहे हैं। बात एग्जाम्पल समझो, जैसे हमको दिया गया 1 2 3 4 ना, यहाँ पे हमको दिया गया 1 2 3 4, चलो 5 तक मान लेते हैं, 5 तक दिया गया। अब इसमें से कोई बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आप क्या करो, 5 बताओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पे इसकी मीनिंग ये नहीं है ना कि ग्रेटर देन, यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हुआ ना, एक ग्रेटर देन हुआ, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं हुआ। बात समझे? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर बात करें तो जीरो, जैसे 1 है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। पक्का समझ में आ रही? नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं है, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही है। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से, तो 1 खुद अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 खुद अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 अपने आप में खुद ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बातें समझ में आ रही हैं? तो हम यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ग्रेटर देन, नहीं पूछ रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटर देन में डिफरेंस होता है, आप लोग इस पे कंफ्यूज ना होइएगा कभी। सॉरी, तो हम लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज द, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन एक्स। 1 1 अभी मैंने पढ़ा तो 1 वही सेव है माइंड पे, नॉट ग्रेटर देन यक्स। यक्स से ग्रेटर देन नहीं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसके रेंज की अगर बात करें, द रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज जेड। पूरा का पूरा जेड, इसका रेंज क्या, पूरा का पूरा जेड है। इस फंक्शन का पूरा रेंज क्या होता है, जेड, इंटीजर नंबर सेट। पूरा का पूरा जेड ही इसका क्या है, रेंज है। और अगर हम देखो ध्यान से समझो, ये तो हमारा एक लैंग्वेजिकल फॉर्म हुआ जो
अगर हम इसको बेसिकली डिफाइन करें, जैसे अभी मैंने ऊपर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग 1 0 -1 करके डिफाइन किया, तो अगर इसको यहाँ पे डिफाइन किया जाए, एफ इज इक्विवेलेंटली एक्सप्रेस एज एफ इज इक्विवेलेंटली express as f of x is equal to 0। कौन सी कंडीशन पे? x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 1। 1 x ग्रेटर और इक्वल टू 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 2। 2 x ग्रेटर और इक्वल टू 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 3। सो ऑन। -1, यहाँ पे क्या होगा? x ग्रेटर और इक्वल टू 1, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। -2, x क्या होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2, सॉरी स्ट्रिक्टली नहीं, ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू -2, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, मतलब -1, 1 नहीं। ठीक है, इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन है। समझ में आ रही बातें? इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। तो एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन मतलब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कुछ इस तरह से डिफाइन है। अगर यक्स हमारा 0 के इक्वल या उससे बड़ा है, बट स्ट्रिक्टली 1 से छोटा है, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होगा? 0 बनेगा। ठीक है। अगर यक्स की वैल्यू जो है, यक्स जो हमारा रखा जा रहा है, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर और इक्वल स्ट्रिक्टली लेस देन 2 है, और ग्रेटर और इक्वल टू क्या है? 1 है, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा क्या, मतलब एक चीज समझो, अगर हम 1 से चलना शुरू करें, 1 से चलना शुरू करें, 2 के पास पहुंचने से पहले, 2 के पास पहुंचने से पहले यहां तक का जो भी सफर है, वो सब किसके अंडर में आएगा? 1 के अंडर में आएगा। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो। 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 से स्ट्रिक्टली लेस देन 2 तक की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। मतलब 1 से जर्नी आप अगर शुरू करो, और 2 से पहुंचने के जस्ट पहले तक जितनी भी वैल्यूएशन है, वो सब किसके किसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंडर में? 1 के अंडर में आ जाएंगे। इसी तरह 2 के अंडर में, इसी तरह -1 2, इस तरह से काम करता रहेगा। क्लियर है? अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसी ग्राफ की बात करें, अगर हम ध्यान से देखो, हमने एक, ठीक, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई डैश। ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया 1, यहाँ पे बना लिया 2, यहाँ पे बना लिया 3, यहाँ पे बनाया 1, यहाँ पे बनाया 2, यहाँ पे बनाया 3, यहाँ पे बनाया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये रहा 1, ये रहा 2, और रहा 3। हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने का। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखो, अगर जीरो कौन सी कंडीशन में? जब यक्स जीरो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है, और 1 से छोटा है, तो मतलब कहां पे जीरो? कहां से? यहां इस पॉइंट पे यक्स की वैल्यू या तो 0 है, या तो 0 से बड़ी है, बट यक्स से छोटी है। तो ऐसी 1 से छोटी है, तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में इनका ग्राफ कहां से कहां तक? यहां पे है, और यहां पे जाके हॉलो शेप है, खोखला शेप है, क्योंकि 1 को ये कंटेन नहीं कर रहा है, 1 को ये कंटेन नहीं कर रहा है। क्लियर? 1 कब मिलेगा? जब यक्स 1 या 1 से बड़ा होगा। जब यक्स 1 या 1 से बड़ा होगा, मतलब 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, तो मतलब यहां पे एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1। कंडीशन लेकिन क्या है? ये स्ट्रिक्टली लेस देन 2 तक जाएगा। कहां तक? स्ट्रिक्टली लेस देन 2 तक जाएगा, बट 2 को टच नहीं करेगा। तो मतलब 2 पे क्या हो गया? हॉलो शेप हो गया। 2 पे क्या हो गया? हॉलो शेप हो गया। इसी तरह अगर 2 की बात करें, तो यहाँ पर भी ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा फुलफिल के साथ, और 3 पे आके क्या हो जाएगा? हॉलो शेप हो जाएगा।
क्लियर। यही सेम कंडीशन नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव में भी वही हॉलो शेप 1 के लिए, 2 के लिए क्या है, यहाँ पे फुलफिल हॉलो शेप और ये डन, यहाँ पे फुलफिल हॉलो शेप डन। ये आपका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, समझ में आ रही बातें, डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिखते हैं। नोट, नोट क्या है, फॉर एवरी एक्स इन आर, फॉर एवरी, पहला पॉइंट है, एवरी एक्स इन आर, यक्स इन आर, यक्स में जितने भी आर होंगे वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स से बड़े होंगे, बड़े या बराबर होंगे। यक्स में, सॉरी आर में जितने भी यक्स होंगे आपके पास, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स से या तो बड़े होंगे या तो बराबर होंगे। क्लियर है। दूसरे नोट की बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन यक्स एंड एंड इंटीग्रल पार्ट यक्स एंड इट्स इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, या इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यक्स भी बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ यक्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या है, फंक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज कॉल्ड द फंक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, इसको कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाई यक्स, देयरफॉर, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फॉर ऑल x इन r। किसके लिए, फॉर ऑल x इन r के लिए होता है। मतलब क्या बताया गया, द डिफरेंस बिटवीन x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन बोलते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द यक्स बोलते हैं। किसके लिए अवेलेबल है, फॉर ऑल यक्स इन आर, जितने भी यक्स इन आर है सबके पास ये चीजें अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, एंड फॉलोज, एंड फॉलोज दैट, फॉलोज दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, लेस, स्ट्रिक्टली लेस देन वन। जो आपका ये पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ यक्स, ये एकदम स्ट्रिक्टली लेस देन वन होता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, बट वन तक कभी नहीं पहुंचेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन वन होता है। क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन वन। और किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इन आर, जितने भी एक्स आर में है सबके लिए ये चीज फॉलो होती है, नया मतलब पर्टिकुलर कुछ के लिए नहीं, पूरे के पूरे एक्स के लिए फॉलो करेगी, रियल में जितने भी बिलोंग करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस तरह से सॉल्व होता है। एग्जाम्पल, एक्स, अगर जैसे लिया गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 हमको बताना है, 0.3 बताना है, तो इसका क्या होगा, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन आएगा, 3 आएगा, 0.3 आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर हमको दिया गया 2.3, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, 0.3, ये भी 0.3 में। अगर यहाँ पे हमको दे दिया गया जैसे कि 2 दे दिया गया, अब इसके पास कोई भी डेसिमल के बाद का नंबर नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ, जीरो हो गया। अब तीसरी कंडीशन आती है, ये तो पॉजिटिव की कंडीशन होगी, निगेटिव में अगर दे दिया जाए 0.3
0.3 आपको दिया गया है। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो अगर अगर डेसिमल, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव हमको देना था, हमने नेगेटिव लिखा ही नहीं, -0.3 आपको दे दिया गया और यहाँ पे हमको दे दिया गया 0.3 दे दिया गया। ये पॉजिटिव 0.3 है, ये नेगेटिव 0.3, यहाँ पे पॉजिटिव हमने दिखा दिया तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो नेगेटिव में क्या आएगा? अगर इसकी इस तरह से 0.3 ही लिख देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, इसमें क्या करते हैं, इसके पहले वाले एलिमेंट से, पहले वाला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें क्या कर, इसको वन मान के उसमें से क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, मतलब ये 10 हो जाएगा, 10 से 3 गया कितना हो जाएगा, 7, मतलब क्या बन जाएगा आपका 0.7। 0.7 आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन बन जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ गई? डन, ठीक है, चलिए भाई। तो आज का लेक्चर हम इसी पे बाइंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोगों को लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे वहां पे ए लॉट ऑफ फी आपको पे करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, 40-50 हजार के नियर अबाउट फीस है लगभग सारी कोचिंग्स के। और मैं आपको बेसिक से बेसिक चीजों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको बहुत छोटे से जितनी भी बेसिक की आपकी जरूरत है, मतलब हम मान के चलते हैं आपको वो जीरो से चलना है और नेट क्वालिफाई करना, जैम क्वालिफाई, जैम क्रैक करना, TIFR, NBHM या PIT किसी एंट्रेंस एग्जाम तक को क्रैक करना, बट हमको जीरो से स्टार्ट होना है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो एकदम बेसिक से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। डन है? तो बट क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती, वो क्या करते हैं आपको रैंडम आप, और उनकी भी मजबूरी होती है उठाने का, कारण क्या है कि जिस हिसाब से वहां पे लॉट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से वहां पे काम होता है। ठीक है, बट वहां पे फीस बहुत ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। लोग अच्छे से पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका रिजल्ट ही आपका सिलेक्शन ही आपका क्वालिफिकेशन ही, सॉरी क्वालिफाइड ही हो जाना ही हमारा क्या है, फी है। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।